आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज। मैं शहबाज अली पठान इस वक्त मौजूद हूँ रियासत तेलंगाना शहर हैदराबाद के पुराने शहर में, जहाँ पर ये ऑपोजिट में जो है अज़ा खान ज़हरा है, जिसके बिल्कुल सामने जो है अली लॉज मौजूद है। ये बेहद क़दीम मकान है जहाँ पर अलमे मुबारक बिठाए जाते हैं और यहाँ पर जो है कई सालों से जो है मजलिस का एहतमाम होता है। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक यहाँ पर मजलिस का एहतमाम होता है। तो आज भी जो है मुहर्रम की 3 तारीख है, तो यहाँ अली लॉज में आज भी मजलिस चल रही है हर साल की तरह। तो आइए जी, हाँ, बी का अलम भी इस मकान में आता है जियारत के लिए यहाँ पर। तो अली लॉज बेहद मशहूर घर है ये और बेहद क़दीम, मैं समझता हूँ 150 साल पुराना ये मकान है। बहुत पुराना मकान है और ये नवाबी ताल्लुक़ से नवाबी घराना है ये, और ये लोग बड़े ही एहतराम से और एहतमाम से जो है मजलिसें करते हैं। ये मकान में पहली तारीख से मुहर्रम की 9 तारीख तक यहाँ पर मजलिस का एहतमाम होता है। आइए मैं आपको इस घराने के क्या नाम है, सैयद आबिद हुसैन साहब से तारुफ कराता हूँ। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सैयद आबिद हुसैन साहब, जो आपको बताएंगे कि बीबी का आलम कहाँ से शुरू होता है और अली लॉज में किस वक्त तक आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बीबी का आलम हमारे पास 1949 से आ रहा है, 75 इयर्स हो गए और ये आला हज़रत के हुक्म से, निज़ाम के हुक्म से में आते हैं। और हमारे लिए एक ऑनर है कि किसी के प्राइवेट घर में नहीं जाते, सिर्फ हमारे घर के अलावा। और बीबी के आलम जब ये अंदर आते, पहले अज़ा खान ज़हरा में नहीं जाते थे हम, सर आला हज़रत पुरानी हवेली में ज़ियारत कर लेते थे और फिर उसके अज़ा खाने में आते थे। एक मजलिस होती थी, तो हमारे घर में अलम आए तो काफ़ी शोर और गुल था, ये क्या हो रहा है कुछ, ये सरकार बीबी के अलम। तो उसके उन्होंने खुलवाए, डोर वगैरह खुलवा के अज़ा खाने ज़रा से देखे बीबी के अलम हमारे घर में थे। तो उनको जब से उनको ख्याल आया कि वो साल अज़ा खाने में पूरा इंतज़ाम करा, उसके दूसरे साल से हमारे घर के बाद बीबी के अलम अज़ा खाने जाते थे हमारे घर के बाद। तो लेकिन मरहूम का ऐसा अकीदा था मजबूत कि अलम के लिए बहुत बेचैन आते थे, हालांकि पुरानी हवेली में ज़ियारत करके आते थे। तो उनका पूरा स्टाफ, वो पुलिस के चीफ थे एहसन रेड्डी, हुमायूं अली बेग, दीनी अर्जन, पूरे हमारे जो लाहौटी का घर बाजू है वहाँ तक उनके सरफ़ खास की पुलिस भी। तो लाओ लाओ बोल के फिर हमारे पास अलम नहीं आए, वो सीधा अज़ा खाने में लेके चले गए। तो खुदा उनको जन्नत नसीब करे साहब। इतनी एडवांस उम्र थी उनकी, तकरीबन 80 साल के थे वो, बड़े बच्चे। और बादशाहों का हमेशा ये उसूल रहा कि जो चीज़ ऐसा जाती वहाँ उल्टा नहीं जाती। तो बोले कि बच्चे जियारत नहीं करे, वापस 2 मरतबा ऐसा वापस आलम हमारे घर में। तो अब ये देखिए, अब ये जो मेट्रो का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मैं तो बिल्कुल ही उस समय तक नहीं होता, मैं आखिरी दम तक मैं उनका मुकाबला करूँगा। और मैं तो कभी उनसे, ये हमारा केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में केस है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट भी गया हम। तो अगर समझिए हमारे 120 साल से हम यहाँ रहते हैं घर में, और आज़ादारी का सिलसिला जब से ही चल जा रहा है। अगर आज़ादारी का, बीबी का आलम का मामला नहीं रहता तो सबसे पहले मैं घर छोड़ के कोई दूर चले आता सर। लेकिन जो भी लड़ रहा हूँ मैं आज़ादारी के लिए साहब, मैं आखिर सांस तक लड़। अगर उन लोग ब्लैंक चेक भी दे दिए मेरे को, भाई अपनी मर्जी से आप कीमत लिख लें, लेकिन मैं अक्सर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है आज़ादारी और बीबी का आलम। एक ऑनर है हमारे लिए घर में जो बीबी का आलम आते, साल भर इंतज़ार रहता है हमारे। और उसके अलावा भी सुबह 10 मुहर्रम को नाले मुबारक के अंदर आते,
नाले मुबारक के अंदर आते, फिर 13 और 16 रजब को पूरे जुलूस हमारे घर में आते। मतलब साल भर ये मजलिसों का सिलसिला, वैसे ये आशो खाना नहीं है, लेकिन पूरे जो आशो खानों में जो होते हैं अजादारी मजालिस वगैरह सब यहाँ होता है। और देखिए इस वक्त जो मजलिस हो रही है ये पहले अशर की मजलिस है, पहली से 9 मुहर्रम तक। तो अब देखिए कितने लोग हैं, कैसे आते हैं। पहले अबू तालिब साहब पढ़ते थे, के बाद में आगा मुजाहिद साहब अभी पढ़ते, लेकिन कोई जरूरी काम के लिए उनको अमेरिका जाना था, इसलिए अभी आगा मुनवर पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला हम छोड़ नहीं सकते ऐसा, आखिरी सांस तक मैं रहूंगा और मैं छोड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में अल्लाह पे अल्लाह जो मुराद समझे वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। यही समझ रहा था कि कोई बातचीत हो जाएगी, इमाम हुसैन की जान बच जाएगी, ये लोग इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करेंगे। और बाद में उसने कहा कि इमाम हुसैन से जब आया वापस इमाम हुसैन के पास, तो उसने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग यहां तक लाने वाले हैं तो मैं कभी उनका साथ नहीं देता, मैं आपके साथ उसी वक्त हो जाता। मुझे नहीं मालूम था ये लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए 9 मुहर्रम को उसने उमर साहब से कहा कि क्या कत्ल वारत होगी। उसने कहा कि कोई चारा नहीं है कि इमाम हुसैन की जान बच जाए और जिंदाओं को उबैदुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाए। उमर साहब पूरा इरादा कर चुके इमाम हुसैन को कत्ल करने। वहां से उनका ज़हन तब्दील होना शुरू। एक शख्स उसके साथ बैठा हुआ था, तो वो शख्स समझ गया कि उठ के चाहता है कि मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ, उठकर चला गया। लेकिन बाद में वो शख्स कहता है कि अगर वो उसी वक्त कहता कि वो हुसैन की तरफ जा रहा है तो मैं भी उसके साथ हूँ। फिर जब घोड़ के हाथों में राशा है, लफ्जा है, तो उसने कहा घोड़, अगर कोई मुझसे ये पूछता कि कूफे के बहादुर लोग कौन हैं, जंग के खौफ से नहीं, मेरे हाथ दर्ज रहे, मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के बीच में देता, जन्नत और दोज़ख के बीच में आया। उसी तरह पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।